नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासान। कांग्रेस की 3 सीटों पर राजद ने भी भरा नामांकन। जेएमएम का 6 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान। $28 लाख दियों के भव्य दीपोत्सव के साथ नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अयोध्या। श्री रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 23 करोड़ के पार। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन विकसित। श्वसन संक्रमणों के खिलाफ होगा प्रभावी। दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि। और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़खड़ाई। भारत की पारी। रोहित और विराट भी पवेलियन लौटे। बारिश की वजह से मैच हुआ 35 ओवरों का। चलिए इन सभी खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। महागठबंधन में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। राजद ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी ही उतार दिए हैं। वारिसलीगंज, सिकंदरा और कुडुम्बा सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल पहले ही दे रखा था, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को अपना सिंबल दे दिया है। इसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि बिहार के 6 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो हैं, बल्कि और महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी शामिल हैं। एक और एनडीए में सीट बंटवारे के मसले को समय रहते ही सुलझा लिया गया और उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया। तो दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो अब तक सीट बंटवारे पर कुछ भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। कल दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है और दूसरे चरण में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने की वजह से कई सीट्स पर घटक दलों द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन से अलग होने पर जहां उन्हें झटका लगा है, तो एनडीए महागठबंधन को अब निशाने पर ले रहा है। वार्ता तो दो तरफा 3 तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। जनता और मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर सकती है, चुनाव लड़ने के वक्त ही महागठबंधन आपस में लड़ाई कर रही है, वो सरकार क्या चलाएगी। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं और इनसे यही पता लगता है कि इन लोगों का किस तरह का गठबंधन है। Bihar is ready for change. Bihar is actually looking for change, waiting for this opportunity. So I think all of us are ready in the India coalition. And as far as my party is concerned, our party, we had 19 seats last time.
This time we are hoping, in fact all our friends and Bihar watchers, they were hoping that CPI-ML should get to contest from at least 25 seats or so. But since it is a bigger coalition, we have to settle for 20. There will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that. And I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done, the 20th, I hope complete unity will prevail. बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और महागठबंधन दलों के भीतर टिकट बंटवारे में मची खींचतान पर अब सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी चुटकी ली है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन को निश्चय विहीन और नेता विहीन बताते हुए गठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी भविष्य को लेकर कहा कि इनकी जो दुर्गति पहले हुई है वही आगे भी होगी। महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब परिवार ही उलझ गया, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, कोई माँ पिता को साक्षात नामांकन में ले जा रहा है, तो गठबंधन के घटक दल का नेता घोषित नहीं होना और अब उम्मीदवार का हाल ही है कि कोइलवर पुल पहुंचता है और खबर जाता है कि लौट जाइए, चाय पीना है, और उसके बाद सिंबल उसका ले लिया जाता है। बिहार की जनता जानती है कि स्थायी सरकार वही दे सकता है जिसके पास निश्चय हो, तो निश्चय है नहीं, नेता है नहीं, तो स्वाभाविक है राजनीति की जो दुर्गति पहले हुई है वही महागठबंधन का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार शाम 9 बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। पहले चरण में कुल 1698 नामांकन पत्र भरे गए। उम्मीदवार सोमवार तक अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। कागजात में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने की वजह से नामांकन पत्र को रद्द किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद मढ़ौरा सीट पर चुनावी समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के मुताबिक कुछ चूक हुई है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। चुनाव आयोग में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। ग्रीन पटाखों की बिक्री पर 3 दिनों की अनुमति के बाद पटाखा मार्केट में सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और साथ ही असली और नकली ग्रीन पटाखों को आप कैसे पहचानें। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने पटाखों के थोक व्यापारियों से बातचीत की। अशोक जी हैं, जितनी पब्लिक उत्साहित है उससे ज़्यादा आप लोग भी उत्साहित हैं क्योंकि 3 दिन का मौका मिला है काम करने का। लेकिन असली और नकली में फ़र्क कैसे करेंगे? आपके हाथ में ये पटाखों का बॉक्स है, कैसे करेंगे? कॉक ब्रांड का बॉक्स है, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो मानक होगा ये ग्रीन लोगो है, ये जो नीरी सर्टिफाई करती है, इसके नीचे लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। जब हम इसको बार कोड को स्कैनर को जब हम स्कैन करते हैं तो इस पर कंपनी का पूरा डिटेल, इसका इस आइटम का केमिकल कंपोजिशन और ये किस सन में इस कंपनी ने इसको पास करा था, पूरा डिटेल आता है। जिस पर ये स्टैंप होती है वो 100% ग्रीन लोगो होता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि ग्रीन क्रैकर ही बिके जो पॉल्यूशन कम करते हैं। ट्रायल कर लिया जाए? हाँ जी। और स्कैन करने के बाद फ़ोन में नीरी का सर्टिफिकेट आता है, उसमें लाइसेंस नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और इससे आप असली और नकली का फ़र्क कर सकते हैं। आप मुझे सनी साहब एक बात बताइए, ये जो हम कहते हैं ग्रीन पटाखे साहब, एक आम आदमी नहीं समझता है ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, बेरियम की मात्रा ज़्यादा है, कम है, क्या है? मैं आपको बहुत बताता हूँ कि जिस पटाखे के अंदर मेनली मेजर जिसमें बेरियम नहीं होता है उनको ग्रीन क्रैकर माना जाता है। जो सबसे हानिकारक जो केमिकल था पटाखों में वो बेरियम था। बेरियम का अल्टरनेट
पटाखा इंडस्ट्री ने स्ट्रोनियम ढूंढ लिया है, इसलिए जिस पटाखे में बेरियम नहीं होगा वो ग्रीन क्रैकर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इन सिलेंडरों में क्या है, क्योंकि हम समझते हैं मोटा मोटा कि फायर सेफ्टी उपकरण के तहत ये कहीं ना कहीं आते हैं। इन सिलेंडरों में आग बुझाने का सामान पूरा है जी, इसमें पाउडर होता है। ये हमारे बास्केट हैं, अंदर आप जाएंगे, सिलेंडर लगे हुए हैं एबी गैस के। तो ये हमारे पास जो गाइडलाइन आती है फायर ऑफिसर की हम पूरा करते हैं। फायर ऑफिसर समय समय पर और पूरा सरकारी जमला हमें समय समय पे चेक करता है। पैसों भी हमारी एक बार इंस्पेक्शन करता है, वो सब देखता है। जब हम सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तभी हमारा लाइसेंस जीवित रहता है। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अशोक सैनी साहब को सुन रहे हैं। लगातार उन्होंने बताया कि कैसे नीरी और पेसो जैसे मानकों पर खरा उतरने के बाद ग्रीन पटाखों का निर्माण होता है और ये नॉर्मल पटाखों से अलग कैसे हैं और प्रदूषण कितना कम फैलाते हैं और साथ ही पर्यावरण के लिए ये कितने लाभप्रद हैं। गुडौली गांव से कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 सालों से हर वर्ष आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और भी बढ़ गई है। अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उनमें रमने के लिए यहां भगवान राम के भक्तों का मेला लगा हुआ है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर के पूरी अयोध्या को सजाया है। पूरी अयोध्या में भावनाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज अयोध्या में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ रामनगरी लगातार आगे बढ़ रही है। अयोध्या में आज होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा और कई रिकॉर्ड नए बनाएगा। राम मंदिर के पीछे गेट है, देखिए इसको किस तरह सजाया गया है। लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए थे तब ऐसी ही स्थिति रही होगी या उससे बेहतर किया गया है, क्योंकि अब भगवान राम को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेतृत्व हैं, वो भगवान राम के अनुसार चलना चाहती हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारत के जो विचार हैं, अगर उनको कोई जानना चाहता है तो बिना भगवान राम के अधूरे है। भगवान राम ही पूरी दुनिया को संदेश शांति का देते हैं, शाश्वतता का देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भारत जो दर्शन है राम का देता है। अयोध्या में तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उधर से आना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या यहाँ देखने आए हैं आज के दिन? भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या मन में भाव है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, योगी जी महाराज कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं महादीपोत्सव में जो है सम्मिलित होने आया हूँ और दीपोत्सव कुछ जो है देखना चाहता था नजदीक से, और यहाँ की भव्यता दिव्यता को देखकर मन बड़ा शांत है और मन गदगद है, मन को बड़ा सुकून मिला। जो दीपोत्सव है, जो भी रिकॉर्ड बनाए गए, दुनिया को ये संदेश देता है कि अयोध्या निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का जो विचार है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी के साथ अयोध्या भी गतिमान है, आगे बढ़ रही। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। वहीं इस बीच दिवाली को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने अब सियासी माहौल गर्मा दिया है। अखिलेश ने दीपों और मोमबत्तियों को फिजूल खर्च बताते हुए कहा कि हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए, जहां शहर सजावट और रोशनी से जगमगाते हैं। उन्होंने अयोध्या में योगी सरकार की ओर से हर साल आयोजित किए जाने वाले भव्य दीपोत्सव पर भी सवाल उठाया। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह कहकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि ये हमारे त्योहारों के प्रति उनकी संवेदनहीनता दिखाता है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है। सपा प्रमुख ने कहा, पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सरकार को हटाना चाहिए, हम और सुंदर लाइट्स लगाएंगे। दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। ये सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश भी देती है। दिए और मोमबत्तियाँ हमारी परंपरा का हिस्सा हैं, जिनमें घर घर की भावनाएं और श्रद्धा जुड़ी हुई है। इन्हें पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची धर्म निरपेक्षता है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डीडी न्यूज।
राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दूरदर्शन से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रूस और भारत के मजबूत संबंधों का जिक्र किया और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भगवान बुद्ध के आदर्शों को मानना चाहिए। आइए सुनते हैं। नमस्कार। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो 9 तारीख को एलिस्टा पहुंचा था और अब चूंकि वो घड़ी नज़दीक आ गई है कि भारत में पुनः इन बुद्ध के अवशेषों को लेकर जाया जाए, तो उसका नेतृत्व करने के लिए हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पर लाने की पहल की गई है रूस के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया है। यहाँ आने के बाद ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि कलमिनिया के लोगों में भगवान बुद्ध को लेकर के बड़ी श्रद्धा है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया। इससे आने वाले दिनों में भारत, कलमिनिया और रूस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत में ज़्यादातर लोगों को कलमिकिया के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हुआ कलमिकिया करके? नहीं, यहाँ आने के बाद तो ये महसूस हुआ कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ कि भारत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ के लोगों को भी हम दावत देते हैं कि भारत में ऐसे पर्यटन के स्थल हैं जहाँ आकर के कलमिकिया के लोग भी, मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के भी और जहाँ प्रमुख स्थान जो हैं, चाहे वो बोधगया हो, चाहे कपिलवस्तु हो, सारनाथ हो, ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे यहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि वो चाहते हैं कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उससे ज़्यादा जुड़े और शिक्षा ग्रहण करे। तो उसी तरीके से भारत में आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? हमारे युवा भी, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करें, अपने जीवन में उनका आचरण करें। निश्चित रूप से इससे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर भी शांति का एक नया माहौल बनेगा। तो किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि आप जब रूस के राष्ट्रपति जब भारत में जाएंगे तो किस तरीके का माहौल वहाँ मिलेगा और दोनों देश किस तरीके से और ज़्यादा नज़दीक महसूस करेंगे? हम सब जानते हैं, लंबे समय से भारतीयों को भी रूसी नागरिकों और रूसी प्रशासन पर बड़ा भरोसा रहा है, क्योंकि कठिन समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं या जिनको भारत से प्रेम है, वो इस बात को समझते हैं और जो भावना रूस के भीतर या कलमिकिया के भीतर है, वही भारत के भीतर भारतीयों में भी है और इसी के कारण ये संबंध और प्रगाढ़ होने की हम उम्मीद करते हैं। अब इन रिश्तों को जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ में जो एक वापस से जो ऊर्जा मिली है, उससे हम सभी उम्मीद करते हैं कि भारत रूस के संबंध जो हैं वो और आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अब भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने रूस पहुंचे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रूस में कलमिकिया के अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की। मनोज सिन्हा और कलमिकिया के गवर्नर बातू खाकशोव के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत रूस संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
और अब बात जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके इस प्रयास में जीएसटी कटौती ने बड़ी मदद की है। जीएसटी में बदलावों पर वाराणसी के डॉक्टर्स भी उत्साहित हैं और वो पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जीएसटी में कटौती करके, जिससे आम जनता को तो लाभ मिल ही रहा है। विशेषतः हमारे जो मरीज आते हैं, जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उनके ऑपरेशन, उनकी दवाई, उनके सारी जो भी चीजें उनकी खर्चा हो रही हैं, उनमें कटौती होकर उनके बहुत लाभ मिल रहा है। इससे वो लोग गदगद हैं और मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह से जो ये उन्होंने किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं। हम अपने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जीएसटी की दरों को घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पॉजिटिव लाभ पहुंचाया है। अब आम जनमानस बहुत लाभान्वित है क्योंकि दवाइयां भी सस्ती हो गई हैं, साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी सस्ते हुए हैं। जितना हम पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेंगे उतना ही हमें मेडिकल सेवाओं की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध बनारस की साड़ी उद्योग को भी जीएसटी में बदलाव से काफ़ी राहत मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी का अभियान वोकल फॉर लोकल के जरिए बनारसी साड़ी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों और खरीदारों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। साड़ी व्यापारियों ने जीएसटी में इस बदलाव के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल से बढ़ करके वर्ल्ड लेवल पे बनारसी साड़ियों का बनारस के सांसद होने के नाते उन्होंने उनके कारण बहुत प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पे आए हुए जितने भी पर्यटक आते हैं बनारस, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ उनकी एक बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि बनारसी साड़ी भी लेनी है। तो अभी हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी बातों से मुझे लगता है कि जैसे एक फीलिंग आती है उनको कि बहुत सस्ती हो गई है। तो जीएसटी में बदलाव जो आया है, हमको लगता है कि फैब्रिक में कई चीज़ों में बदलाव आया है, तो जीएसटी कम होने से हमको लगता है कस्टमर बहुत खुश है। और केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रही है और बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, एक वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा जरूर। हाँ जी बोली। माधुरी दीक्षित मैडम, आपने तो यहाँ आकर मेरी छोटी सी दुकान की रौनक ही बढ़ा दी। अरे रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आपके साथ सेल्फी तो बनती है। मेरे साथ? आइए ना, आइए। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। दिवाली में जो हमारे घर को सजाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, जो हमारी दिवाली को खास बनाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन विकसित की है, जो ऐसे श्वसन संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है जिन पर आम एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। ये दवाई खासतौर से कैंसर और मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर है। इस एंटीबायोटिक को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और निजी फार्मा कंपनी वॉकहार्ट के सहयोग से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत को अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए। साथ ही स्वदेशी एंटीबायोटिक को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अमेरिका में हर तरफ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। ट्रंप की एकाधिकारवादी रवैये और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन का नाम दिया है। ट्रंप के विरोध में वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन आदि शहरों में करीब 2600 से ज्यादा रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमेरिका ही नहीं, कुछ बाहरी देशों की राजधानियों में भी प्रदर्शन की योजना है। ये रैलियां ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के अनुमानित राजनीतिक विरोधियों पर आपराधिक मुकदमों, देशव्यापी आव्रजन छापों और अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड भेजने के खिलाफ आयोजित की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज से पर्थ के मैदान पर शुरू हुआ। मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट्स पर 52 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने। वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली का भी विकेट सामने आया, जिन्हें मिशेल स्टार्क ने 0 पर चलता कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही मौजूद हैं। ये दोनों 7 महीने बाद वनडे सीरीज के लिए टीम के साथ हैं। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे में इतिहास रचने की तैयारी में है। समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।